कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरह का कंडीशन होता है, जब रजिस्टर सीरीज में हो या रजिस्टर जब आपका क्या हो, पैरेलल में हो। तो सीरीज में जब आपका रजिस्टर होगा तो उस केस में करंट की जो वैल्यू होती है वो हर जगह के लिए सेम होती है, और जो वोल्टेज होता है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए सीरीज में हम कैसे करते हैं किसी रजिस्टर को, तो सीरीज में रजिस्टर जो इस तरह से लगता है सीरीज वे में R1 R2 R3 और R4 ऐसे लगा दीजिए। ये करंट जो आपका रजिस्टर है वो सीरीज में हो जाएगा। इसको किसी एक बैटरी के साथ लेके ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू हमें पता है कि इसमें करंट सेम होगा। मतलब यहाँ पर भी करंट आई होगा, यहाँ पर भी करंट आई होगा, यहाँ पर भी करंट आई होगा, और यहाँ पर भी करंट क्या होगा, आई होगा। लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, V4 होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि I हर जगह सेम है। V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, और V4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR4 हो जाएगा। क्योंकि अब वोल्टेज डिफरेंट है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से वोल्टेज भी अप्लाई किया और यही वोल्टेज हर जगह जाकर डिवाइड हो गया है। तो इसका जितना वोल्टेज होगा इनके सम के ही तो बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कितना हो जाएगा, V4 हो जाएगा। V की वैल्यू IR, V1 की वैल्यू यहाँ से, V2 की ये, V3 की ये, V4 की ये, ऐसे रख दिया। हर जगह देखो I कॉमन है, I बाहर निकालो, I से I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, जब रजिस्टर क्या लगा हो, सीरीज में लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I की जो वैल्यू है वो करंट जो होगी वो डिफरेंट होगी इस बार, और वोल्टेज क्या होने वाला है इस बार, सेम होगा। सेम इसका उल्टा है, इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज जो होगा आपका सेम होगा और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे रखा जाता है, सीरीज में आपने ऐसे जोड़ा था और पैरेलल में कैसे जोड़ रहे हो आप, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ रहे हो। ठीक है, तो कैसे R1 R2 R3 इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। यहाँ से आपने वोल्टेज अप्लाइड किया है, तो इस बार वोल्टेज हर जगह सेम होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन इस बार करंट हर जगह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR होगा। तो इस बार करंट की बात करेंगे तो I इक्वल टू कितना होगा, V बाई R होगा। तो अगर हम I1 लिखें तो V अपान में R1, I2 लिखेंगे तो V अपान में R2, और I3 लिखेंगे तो V अपान में R3 होगा। क्योंकि इस बार करंट डिफरेंट हो रहा है, तो जो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है, करंट I है, यही I जा रहा है सब में। तो I इक्वल टू कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू कितना होगा, V बाई R। I1 इक्वल टू V अपान में R1, I2 इक्वल टू V अपान में R2, और I3 इक्वल टू V अपान में R3। यहाँ से देखो V कॉमन है सब में, V से V कट जाएगा, तो 1 अपान में R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में। तो हम लोग ओम्स लॉ के, ठीक है, कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होता है हमारा, किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज फ्लो करता है, वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। तो जो वोल्टेज होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है R। ये R कांस्टेंट क्यों मिलता है, क्योंकि V अपान में I इक्वल टू R लिखते हैं, क्योंकि जितना वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा, करंट होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, जिसमें वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इक्वल टू जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो IR मिलेगा, और V अपान में I इक्वल टू R लिखेंगे, क्योंकि R क्या है, एक कांस्टेंट हो। तो जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट होगा। अगर 2 वोल्ट है तो 2 एम्पियर करंट होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमेशा एक वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगी। तो ये ओम्स लॉ होता है। और इसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ खींचा जाए अगर, तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ हमने खींचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, वोल्टेज और करंट के बीच में हमने ग्राफ खींचा है। तो जितना वोल्टेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 एम्पियर लिखा है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ पे आपका 3 एम्पियर है, यहाँ पे आपका 4 एम्पियर है, यहाँ पे मान लो 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो क्या होगा, पहले में देखो 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर मिलेगा, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर, 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर, ऐसे करके क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इसका एक्सपेरिमेंटली सेटअप भी हम तैयार कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी लेते हैं, एक बैटरी लगा दिया, एक की लगा दिया। की में क्या होता है, की को अगर इसके अंदर अगर शंट लगा दोगे, कोई पॉइंट लगा दोगे, तो ये
प्लग की हो जाता है, मतलब प्लग ऑन हो जाता है, और निकाल देते तो ऑफ रहता है। फिर एक क्या करेंगे, एक एम्पियर लगा देंगे, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस और जो तुम्हारा वोल्ट मीटर होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से अगर सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं, जिसमें एक बैटरी लेते हैं, एक प्लग की लेते हैं, एक एम्पियर लेते हैं, मतलब एमीटर लेते हैं, और एक वोल्ट मीटर लेते हैं, और एक रेजिस्टेंस लेते हैं, और इस तरह से सर्किट को डिज़ाइन कर दोगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन आएगा, जो कि ये वाला ग्राफ आपको शो करके दे देगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि अगर हमने एक डिवाइस को, किसी डिवाइस के, मतलब एक डिवाइस हमारे पास एक बल्ब है, उस बल्ब को हमने सीरीज वे में ऐसे लगा दिया है और वोल्टेज हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। ऐसा मान लो कि यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा, अब इसमें पूरी तरह से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ये खराब हो रहा है, खराब तो ये हुआ, लेकिन सारा अब आगे करंट नहीं जा रहा है। क्या लिखा है, इफ़ वन डिवाइस इज फेल्स, अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है, ऑल अदर डिवाइसेस इन दैट सीरीज विल नॉट वर्क, अगर एक डिवाइस भी अगर फेल होता है बाई चांस, तो सारे डिवाइस वर्क नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कम्बिनेशन ठीक नहीं है सीरीज कम्बिनेशन का। ये ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। दूसरा देखते हैं, डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड डिफरेंट करंट्स। अगर हमारे पास डिवाइस अलग अलग है तो हर डिवाइस के लिए एक ही करंट नहीं चाहिए, उसके लिए अलग अलग चाहिए। जैसे मान लो एक बल्ब है तो उस बल्ब के लिए कुछ अलग करंट की आवश्यकता होती है, और हीटर है तो उसके लिए कुछ अलग करंट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इसको डिफरेंट टाइप्स की करंट की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम सीरीज में देखो तो यहाँ से वोल्टेज एक ही साथ जाने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा भाई साहब कि अब हर इससे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने बल्ब रखा है, यहाँ पे हमने हीटर रखा है, तो ये काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और एक साथ हम डिफरेंट कलर्स दे भी, डिफरेंट वोल्टेज दे भी नहीं सकते। तो इसलिए ये दो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले थे किसमें, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर में। अब हम कुछ सर्किट्स के सिंबल्स देखेंगे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ कंपोनेंट्स है, एक तरफ सिंबल है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो तो आप इस प्रकार से दिखाओगे इलेक्ट्रिक सेल को। बैटरी ऑफ कम्बिनेशन सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल के साथ इसको सीरीज में भी लगा दो। प्लग की या स्विच की बात करोगे तो आप एक कोस्ट ऐसा बना दीजिए, और इसको सिर्फ क्या करना है, इसमें डॉट लगा दोगे अगर, तो ये कैसा बन जाएगा, आपका क्लोज्ड की बन जाएगा। ओपन स्विच दिखाना है ऐसे, क्लोज स्विच ऐसे दिखाना है। वायर ज्वाइंट होगा तो एक वायर खींचो और एक और लाओ वायर, और वहाँ पे उस पर डॉट लगा दो। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर वो ज्वाइन करके ना जा रहा हो तो ऐसे बनाना जिससे लगेगा कि उस वायर को क्रॉस करके जा रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से, रेजिस्टेंस इस तरह से, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे बनाओगे। यहाँ पर एरो का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर एरो नहीं लगा है तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। एमीटर को इस प्रकार से और वोल्ट मीटर को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग क्या नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, मतलब जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है, एक प्रकार से वो इलेक्ट्रिक पावर होता है। P इक्वल टू वी आई लिखते हैं हम लोग। P पावर है, V वोल्टेज है, I जो है आपका करंट है। पावर को वाट में मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में, और I करंट को एम्पियर में। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि P बराबर वी आई लिखा है हमने यहाँ से, और V की वैल्यू क्या होती है, आई आर। तो यहाँ पर अगर V की जगह आई आर रखोगे तो I इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और बच जाएगा क्या आपका आर। P को V स्क्वायर वी आर लिखा जाता है। वो कैसे, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, तो I इक्वल टू कितना होगा, V बाई आर होगा। तो आई स्क्वायर करोगे इसको तो V स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो P बराबर आई स्क्वायर की जगह पे। P बराबर आई स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे आर से आर कट जाएगा तो V स्क्वायर अपन में आर आ जाएगा P की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे लिखा वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे एनर्जी निकलती है। तो सप्लाइड बाई सेल कह सकते हो। तो सेल के द्वारा जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजरमेंट होता है वो किलो वाट हावर्स में होता है, ठीक है। E बराबर P इंटू टी लिखा था। E जो एनर्जी है, P पावर है, T टाइम है। तो 1 किलो वाट हावर्स में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है।